हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 एनसीईआरटी मोशन गति के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस पार्ट में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे: गति का ग्राफीय प्रदर्शन, दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, गति का समीकरण और जितने सॉल्व न्यूमेरिकल हैं और ब्लू क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँगा, और सबसे लास्ट में एक समान वृत्तीय गति ये डिस्कस करूँगा। मतलब कि इस पार्ट में आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गति का ग्राफीय प्रदर्शन, इसमें हम किसी वस्तु की गति को ग्राफ द्वारा समझेंगे। ग्राफ कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए। क्लास 9 मैथ्स में आप लोगों ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकाला होगा ग्राफीय विधि से। अगर वो पता है आपको तो ग्राफ बहुत आसान है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक समीकरण ले रहा हूँ 2x + 3y = 6। अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यू को डालते हैं। कम से कम 2 पेयर वैल्यू चाहिए। मैं मान लेता हूँ ये x है, ये y है, ठीक है। एक बार x को 0 करते हैं। x को 0 करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। 3y = 6 तो y = 2। एक बार y को 0 कर दीजिए। y को 0 करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया। 2x = 6, x = 3। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए, 2 पेयर आ गए, 0, 2, 3, 0। सो ग्राफ पे प्लॉट करना होता है तो क्या करते हैं, सपोज ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। 0, 2 यहाँ पे कहीं होगा, 0, 2 y एक्सिस पे, 3, 0 यहाँ पे कहीं होगा, 3, 0। अब इन दोनों पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये हो गया ग्राफ आपका 2x + 3y = 6 का। ये मैथमेटिकल था। ऐसा ही ग्राफ हम दूरी समय के लिए भी निकालेंगे। यहाँ पे 2 राशि है, 2 क्वांटिटी है, एक है दूरी, एक है समय। अब पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों राशि में से कौन सा x एक्सिस पे जाएगा और कौन सा y एक्सिस पे जाएगा। अब देखिए, जो राशि किसी पे डिपेंड नहीं करती, किसी पे निर्भर नहीं करती है, वो जाता है हमेशा x एक्सिस पे, और जो निर्भर करती है किसी दूसरे पे वो जाता है y एक्सिस पे। देखिए, समय किसी पे निर्भर नहीं करता है, बाकी चीज़ समय पे निर्भर करती है, समय किसी पे निर्भर नहीं करता है। तो समय हमेशा, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे दूरी समय का या वेग समय का, तो समय हमेशा x अक्ष पे होगा और दूरी हमेशा y अक्ष पे होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूरी का मतलब, दूरी को शॉर्ट में हम s लिख रहे हैं, ठीक है, और इसको हम t लिख रहे हैं। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे आप तो समय जो है वो यहाँ पे आएगा x एक्सिस पे, और जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये हमेशा y एक्सिस पे आएगा। अब हम ग्राफ देखेंगे एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ। एक समान गति के लिए, एक समान गति क्या होता है, जिसमें वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है। तो पहले इसके लिए बनाते हैं हम टेबल। ये दूरी है और ये समय है, ठीक है। पहले घंटे में 5 किलोमीटर जाती है, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर और चौथे घंटे में 20 किलोमीटर कोई वस्तु कवर करती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे समय का अंतर जो है 1-1 घंटे का है, और हर घंटे में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब कि एक समान गति का टेबल है। अब इस टेबल को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये ऑरिजिन है, इस तरफ समय होगा, इस तरफ दूरी होगी। ये ऑरिजिन मैं मान लेता हूँ, ये फर्स्ट घंटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये दूरी है। मैं इसके 1 यूनिट को 5 किलोमीटर जूम कर रहा हूँ। मतलब ये 5 हो गया, ये 10, ये 15 और ये 20। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्या है, 1, 5, क्योंकि x एक्सिस पे 1 है, टाइम 1 है और डिस्टेंस 1, 5 है। तो 1, 5 मतलब ये पॉइंट है 1, 5, ठीक है। 2, 10, 2, 10 ये पॉइंट है 2, 10। 3, 15, 3, 15, 4, 20, 4, 20। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए आप। इन सारे पॉइंट को मिला दीजिए। ये मिला नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ये इसके ऊपर ही है। तो ये जो ग्राफ है ये एक समान गति का ग्राफ है, ठीक है। जब भी इस तरह का ग्राफ होगा तब समझ जाइए कि एक समान गति का ग्राफ है। अब
अगर दूरी समय ग्राफ दिया हो और हमें उस वस्तु की चाल निकाली तो चाल कैसे निकालते हैं। अब मैं सब पॉइंट को नाम दे देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, हमें चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए आपको कोई दो पॉइंट लेना है। सपोज़ कोई दो पॉइंट, सपोज़ मैंने पॉइंट लिया बी और पॉइंट लिया डी। ठीक है, आप बी से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और डी से वाई एक्सिस के पैरेलल समानांतर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। मैं इस त्रिभुज को मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये कोई पी है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया है बी और डी। ये जो टाइम है 2, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये टाइम है t1, क्योंकि हम एक निकालेंगे फार्मूला यहाँ पे अभी। और ये जो 4 सेकेंड है इसको मैं मान लेता हूँ टाइम t2। ठीक है, इसको x एक्सिस से मिला दीजिए और इसे भी x एक्सिस से मिला दीजिए। ये जो 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, इसको मैं मान लेता हूँ s1, और ये जो 20 है इसको मैं मान लेता हूँ s2। ठीक है, तो हमें निकालना है b से d के बीच में क्या वस्तु की चाल होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। यही फार्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो B से D के बीच, जब ग्राफ B से D पे पहुँचता है तो इस बीच में कितनी दूरी तय करती है। ये वाली दूरी तय करती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अगर ये पूरा S2 यहाँ से लेके यहाँ तक S2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक S1 है, ये क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। तो ये S2 माइनस S1, तो ये भी S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1। अब निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है। देखिए, यहाँ से पूरा ये 4 सेकेंड है और यहाँ से ये 2 सेकेंड है, तो ये टाइम कितना हुआ, 4 माइनस 2 मतलब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब देखिए S2 क्या है, 20 किलोमीटर, S1 क्या है, 10, T2 4 है और T1 2 है। तो 20 माइनस 10 10 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 5 होगा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर आपको दूरी और समय ग्राफ दिया हो तो चाल निकालने का ये तरीका है। अब देखिए, मैंने निकाला सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये गति एक समान है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि बी और डी पॉइंट लेना है। आप चाहते तो बी और सी भी ले सकते थे, लेकिन थोड़ा त्रिभुज छोटा बनता, इसलिए मैंने बी और डी लिया। कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो हर केस में आपको चाल यही आएगा। आपको दूरी बटे समय लगाना है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ये था ग्राफीय विधि से किसी वस्तु की चाल कैसे निकालते हैं जब दूरी और समय ग्राफ दिया हो। अब आते हैं हम लोग असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ। असमान गति के लिए दूरी समय ग्राफ। असमान गति क्या होता है, जिसमें वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है। अगर उसका टेबल बनाएंगे तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। ये दूरी है, ये समय है। मैं मान लेता हूँ कि पहले घंटे में वो 5 किलोमीटर कवर करता है, दूसरे घंटे में वो 15 किलोमीटर कवर करता है, तीसरे घंटे में वो 35 किलोमीटर कवर करता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, समय का अंतराल तो बराबर है, एक एक घंटे का अंतर है, लेकिन ये जो दूरी का अंतर है ये बराबर नहीं है। पहले घंटे में 5 गया, दूसरे घंटे में 10 चला गया, तीसरे घंटे में 20 चला गया। तो ये क्या है, असमान गति। तो जब भी असमान गति का आप ग्राफ, दूरी समय ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो दो तरह से बनते हैं। मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। इस तरफ समय है, इस तरफ दूरी है। या तो वह ऐसा बनेगा या वो ऐसा बनेगा। दोनों ही ग्राफ आपको असमान गति को दर्शाता है, असमान गति। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेग समय ग्राफ पे। वेग समय ग्राफ, किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो राशि है, वेग और समय। समय हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा और जो दूसरा राशि है वो वाई एक्सिस पे आएगा। मतलब इस तरफ समय आएगा और इस तरफ आपका वेग आएगा। पहले हम देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे एक समान चाल के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होगा। एक समान चाल से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ, ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक से एग्जांपल लिया है। ये ग्राफ है जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही होती है। इस तरफ समय है, घंटे में दिया हुआ है, और इस तरफ चाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं।
जब समय शून्य था तो उसकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। जब समय एक घंटे है तो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। जब 1.5 घंटे है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 में 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 में भी वही है, 4 में भी वही है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे समय तो बीतता जा रहा है लेकिन जो चाल है वो चाल नियत है, कांस्टेंट है, मतलब फिक्स्ड है, चाल चेंज नहीं हो रहा है। तो एक समान चाल से कोई वस्तु अगर चल रहा है तो उसका वेग समय ग्राफ कुछ ऐसा होगा। वेग समय ग्राफ से आप 2 राशि निकाल सकते हैं। वेग समय ग्राफ से हम त्वरण निकाल सकते हैं और वेग समय ग्राफ से हम दूरी निकाल सकते हैं। इस एग्जाम्पल का यूज़ करके हम दूरी निकालेंगे। पहले देखते हैं कि कैसे वेग समय ग्राफ से हम दूरी निकाल सकते हैं। और ये है टाइम t2। हमें निकालना है कि इस टाइम में कितनी दूरी तय की उस वस्तु ने, जिसका ये ग्राफ है। ठीक है, तो जब भी वेग समय का ग्राफ दिया हो और दूरी निकालना हो तो पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए। आप चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय हो जाएगा, चाल गुना समय। ठीक है, हमें क्या किया गया है कि टाइम t1 से t2 के बीच वस्तु कितनी दूरी तय करती है वो इस ग्राफ को देख के निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं समय कितना है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक t2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक t1 है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, समय लगा है t2 माइनस t1। ठीक है, और चाल तो फिक्स्ड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो t2 माइनस t1, तो दूरी क्या हुआ, चाल गुना समय, तो चाल t2 माइनस t1, 40 गुना t2 माइनस t1। यही दूरी वो वस्तु तय करेगा। यहाँ पे t1 शायद 1.5 दिया हुआ है और ये 4 है, तो 4 माइनस 1.5 2.5 तो गुना करके आप निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या है, अगर वेग और समय का ग्राफ दिया हुआ है, दूरी निकालना है, तो जो भी चित्र बन रहा है, जो भी शेप बन रहा है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे ACBD एक आयत ACDB एक आयत बन रहा है, तो इस आयत का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे आप तो वही उसका चाल होगा। अब देखिए वो कैसे होगा, मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ निकालूंगा मैं। तो लिखिए आयत ACDB का क्षेत्रफल, ACDB का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिख लीजिए AC इंटू CD। ठीक है, AC क्या है, AC 40 और CD T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको वेग समय का ग्राफ दिया हो और दूरी निकालना हो तो जो भी ग्राफ है, जो भी आपका शेप बन के आ रहा है, चाहे वो चतुर्भुज हो, आयत हो, त्रिभुज हो, आपको उसका क्षेत्रफल निकाल देना है तो आपको वो दूरी मिल जाएगी। इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे हम आगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब जो बाकी एग्जाम्पल हैं टेक्स्ट बुक के, अब वो देखते हैं। अब हम लोग एक समान त्वरित गति से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ कैसा होता है वो देखेंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस तरफ समय है और इस तरफ वेग है। ठीक है, जब वस्तु एक समान त्वरित गति से गतिमान होता है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो ग्राफ है ये एक समान त्वरित गति से एक समान त्वरण, इसका मतलब है कि वस्तु जो है एक समान त्वरण से आगे की ओर बढ़ रही है। अब हम लोग टेक्स्ट बुक से एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि वेग समय ग्राफ से हम त्वरण कैसे निकालते हैं और वेग समय ग्राफ से हम दूरी कैसे निकालते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने NCERT टेक्स्ट बुक से लिया है। ये एक समान त्वरित गति का ग्राफ है। कोई वस्तु जब एक समान त्वरित गति से मूव करती है तो उसका ये ग्राफ है। पहले हम देखेंगे कि इसकी दूरी, इसमें वस्तु कितनी दूरी तय कर रहा है वो कैसे निकालेंगे। दूरी मतलब S। मैंने आपको क्या बताया इसके पहले ग्राफ में, दूरी निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपका शेप बन रहा है, जो भी चित्र बन रहा है, उस पूरे का आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या चित्र बन रहा है, ABCE, तो
इस पूरे का अगर क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आप निकाल पाएंगे। तो लिखिए ए बी सी ई का क्षेत्रफल, दूरी बराबर ए बी सी ई का क्षेत्रफल, ए बी सी ई का क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी सी का क्षेत्रफल मतलब आयत ए बी सी डी प्लस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो लिखिए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। पहले निकालते हैं हम आयत का क्षेत्रफल। तो ए बी इंटू बी सी प्लस त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। इसमें आधार क्या है? ए डी, और ऊंचाई क्या है? डी ई। तो इस तरह से अगर आपको वेग समय ग्राफ दिया हो और दूरी निकालना हो तो इस तरह से आप दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी बी सी क्या है वो तो आप ग्राफ से पढ़ सकते हैं। ए बी कितना है, जैसे ए बी 28 या 29 है, सॉरी 19 है। उसी तरह बी सी निकाल सकते हैं, बी सी 10 है। उसी तरह से ए डी और डी निकाल सकते हैं। तो ये था वेग समय ग्राफ में दूरी कैसे निकालते हैं। अब वेग समय ग्राफ में त्वरण कैसे निकालते हैं वो देखिए। जैसे हमने दूरी समय ग्राफ में वेग निकाला था वही सेम तरीका है वेग समय ग्राफ से त्वरण निकालने का। कोई दो बिंदु ले लीजिए आप ग्राफ पे। एक बिंदु मैंने यहाँ पे ए लिया है और दूसरा बिंदु ई लिया है। ठीक है, अब देखते हैं ए से ई के, जब ग्राफ ए से ई तक वस्तु ए से ई पहुँचती है तो उस केस में कितना वेग परिवर्तन हो रहा है? यही हो रहा है वेग परिवर्तन, डी ई। ठीक है, त्वरण, ये वेग परिवर्तन है, लिखिए डी ई। और समय कितना लगा है? यहाँ से आता हूँ ए डी। तो त्वरण आप ऐसे निकाल सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लगा समय। यहाँ वेग में परिवर्तन डी हो रहा है और ग्राफ से आप डी निकाल सकते हैं आराम से, और ये ए डी जितना समय लगा है। इस तरह से आप वेग समय ग्राफ से दूरी और त्वरण निकाल सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके, वो भी देख लेते हैं, और जब न्यूमेरिकल करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। अब इस ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस तरफ समय है, इस तरफ वेग है। ग्राफ कुछ इस तरह से बना है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि समय के साथ वेग जो है घट रहा है, मतलब इस केस में वेग जो है घट रहा है। देखिए जब स्टार्ट हुआ था तो वेग 20 मीटर पर सेकेंड था। जब 1 हुआ तो वेग यहाँ कम होकर के जो भी 18, 19 जो भी यहाँ पे आ जाएगा। 2 सेकेंड हुआ तो यहाँ पे और कम हो गया। 3 सेकेंड हुआ तो और कम हो गया। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि समय के साथ वेग जो है वो घट रहा है। ठीक है, देखिए इस ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक समान त्वरण से ये वस्तु जो है एक समान त्वरण से मूव कर रही है। फिर यहाँ पे फिर वो एक समान मंदन, उसको कहते हैं ना कि वो रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब समय के साथ वेग घट रही है, फिर बढ़ रही है समय के साथ, फाइनली फिर घट रही है। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि वस्तु जो है असमान त्वरित गति से मूव कर रहा है, मतलब एक समान त्वरण नहीं है। तो ये आपके जितने एग्जाम्पल थे टेक्स्ट बुक में उन्होंने सारे को एक्सप्लेन कर दिए। अब आते हैं इसके ब्लू क्वेश्चन पे, जो टेक्स्ट एनसीईआरटी का ब्लू क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 118, पहला ब्लू क्वेश्चन। किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? पहले हम देखेंगे एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ है। जैसा कि हम जानते हैं कि समय जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, ये समय है, और दूरी हमेशा वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो एक समान गति के लिए जो वस्तु का ग्राफ होता है वो ग्राफ सीधी रेखा होता है। ये हम पे पढ़ चुके हैं पीछे। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? सीधी रेखा। असमान गति, इस तरफ समय है, इस तरफ दूरी है। तो असमान गति में जो वस्तु का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक वक्र रेखा होता है, कर्व्ड लाइन इसको कहते हैं,
वक्र रेखा। तो यही प्रकृति होती है, एक समान गति के लिए सीधी रेखा और असमान गति के लिए वक्र रेखा। दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। ग्राफ दूरी और समय का ग्राफ है, तो पहले अब दूरी और समय का ग्राफ मैं पहले बना लेता हूँ। इस तरफ समय है और इस तरफ दूरी है। कह रहा है जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, मतलब इसके पैरेलल है, समानांतर है। तो इस ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे समय, ये ओरिजिन है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड। ठीक है, अब मान लेता हूँ कि ये जो दूरी है ये 5 मीटर है। ठीक है, तो 0 सेकेंड में ये 5 मीटर की दूरी पे है, 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी पे है, 2 सेकेंड में ये 5 मीटर की दूरी पे है, 3 सेकेंड में भी 5 मीटर की दूरी पे है और 4 पे भी वो 5 मीटर की दूरी पे है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो वस्तु है वो विराम में है, तभी तो उसकी दूरी समय बदल रहा है, लेकिन दूरी जो है वो फिक्स्ड है, 5 मीटर की दूरी पे है। इसको क्या कहेंगे, वस्तु विराम में है, वस्तु विराम में है। थर्ड क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। चाल और समय के बीच में ग्राफ है, तो इस तरफ समय और इस तरफ चाल। ठीक है, चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, मतलब इसके समानांतर है, इसके पैरेलल है। तो इस ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम 0 है, मैं मान लेता हूँ ये 1 आवर है, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं, जब समय 0 था तो उसकी जो चाल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समय 1 घंटा है तो चाल 40 किलोमीटर पर आवर है। जब समय 2 आवर्स है तो चाल यही है। जब समय 3 आवर्स है तो चाल 40 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि चाल जो है वो क्या है, नियत है। तो इस ग्राफ में हम यही कह सकते हैं कि चाल नियत है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वस्तु की चाल नियत है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। पी गई राशि क्या होती है, समझ लीजिए आप। पहले मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूँ। सपोज ये समय है इस तरफ और इस तरफ वेग है। इससे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ कुछ ऐसा बना रहा हूँ। ठीक है, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, हमें निकालना है 2 से 4 सेकेंड में। 2 से 4 सेकेंड का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इस पूरे को ऐसे बनाएंगे हम, ये ग्राफ होगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिलता है, दूरी मिलती है, दूरी मिलेगी। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो जो भी ग्राफ दिया हुआ है उसको गुना कर दीजिए। यहाँ पे ग्राफ किसका, वेग और समय का ग्राफ है, तो वेग और समय को गुना कर दीजिए आप। तो वेग गुना समय जो होता है वो दूरी होता है। ठीक है, या विस्थापन होता है। तो इस केस में जो आंसर होगा वो आंसर होगा दूरी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको ग्राफीय विधि से प्रूफ करना होता है। तो ग्राफीय विधि से मैं यहाँ प्रूफ नहीं कर रहा, प्रूफ मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्राफीय विधि से मैं प्रूफ करूँगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये 3 गति के समीकरण हैं और इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ये जो सूत्र दिए हुए हैं ये तभी अप्लाई होंगे, तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब वस्तु एक समान त्वरण से, ध्यान रखिए, एक समान त्वरण से सीधी रेखा में चलती है। अगर वस्तु का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तभी आप इन तीनों सूत्र को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे v जो है वो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t इसमें लगा समय है, और s जो है वो तय की गई दूरी है। इस पे बेस्ड हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ये होता है, यूज़र पूछते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करेंगे, ये कैसे पता चलेगा।
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करें। इन तीनों ही सूत्र में आप देखेंगे तो 4 अननोन है, मतलब 4 चीज़ें हैं जो निकालनी हो सकती है। प्रारंभिक वेग, जैसे पहला लेते हैं, प्रारंभिक वेग, यहाँ पे पहला प्रारंभिक वेग है, दूसरा अंतिम वेग है, तीसरा त्वरण है और चौथा समय है। मतलब यहाँ पे 4 क्वांटिटी है। तो न्यूमेरिकल में 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी आपको दी होगी। इन सब में 4 क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे देखिए, दूरी, प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण, यहाँ पे भी 4 क्वांटिटी है। इसमें भी देखिए, त्वरण, दूरी, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, सब में देख रहे हैं कि 4 अननोन क्वांटिटी है जिसको निकालना है। तो कौन सा इस्तेमाल करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब न्यूमेरिकल, आप जो न्यूमेरिकल आपके सामने है उसमें जो जो डेटा आपको दिया गया पहले उसको लिख लीजिए आप। तो 3 तो आपको दिए होंगे, कोई 3 आपको दिए होंगे और चौथा निकालना हो। तो जब 3 लिख लेंगे आप, तब आप आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है। अभी जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, जो सॉल्व एग्जाम्पल ना वो सॉल्व करेंगे हम। पेज नंबर 120 से एग्जाम्पल 8.5। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए त्वरण, और दूसरा है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो पहला स्टेप ये होता है कि जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको पहले आप लिख लीजिए। रेलगाड़ी विरामावस्था से शुरू करती है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 है, 0 है, u 0 है। समय लेती है 5 मिनट, समय है 5 मिनट, ठीक है। और 5 मिनट बाद उसकी जो वेग होती है वो हो जाती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जो अंतिम वेग है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमें त्वरण निकालना है। तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि हमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और अंतिम वेग दिया हुआ है। तो पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आपको इस तरह से डेटा दिया हो, समय मिनट में, चाल वेग जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो सबको आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे आसान तभी होगा। तो यहाँ पे समय 5 मिनट में कन्वर्ट कीजिए उसको आप SI यूनिट में। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 300 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे अंतिम वेग है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वेग का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। इसका रूल ये होता है कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो उसको 5/18 से आप गुना कर दीजिए, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, 4 गुना 5 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, v बराबर u प्लस AT, हमें a निकालना है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, निकल जाएगा। तो a बराबर b माइनस u बटे टी, यहाँ से b कितना है 20, u कितना है 0 और समय कितना लगा है 300, 20/300। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 15 बार में कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन बराबर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण, मतलब त्वरण जो है ये निकल गया, मतलब पहला पार्ट निकल गया हमारा, त्वरण निकल गया। अब कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। दूसरा हमें निकालना है s, ठीक है। u हमें पता है, t हमें पता है, a हमने निकाल लिया, तो निकल जाएगा सब। s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। u क्या है 0, टाइम क्या है 300 सेकेंड, प्लस हाफ, त्वरण क्या आया है 1/15 और समय क्या है 300, तो 300 गुना 300। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/30 गुना 300 गुना 300। 30 से ये 10 बार में कैंसिल हो गया, 300 गुना 10 3000 मीटर निकल गया। तो क्या आपको लगा कि मैंने किसी भी पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसके लिए कंफ्यूज हुआ? नहीं, आपको सिर्फ जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लीजिए। कोई 3 हमेशा आपको दिया होगा, चौथा निकालना होगा। एग्जाम्पल 8.6, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण
दूसरा है उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, मतलब समय हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकंड, लिख लीजिए 5 सेकंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। मतलब ये जो है ये प्रारंभिक वेग हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये अंतिम वेग हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें त्वरण निकालना। पहला स्टेप क्या है कि सबको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये तो ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कर लीजिए। 18 को 5/18 से गुना कर दीजिए तो कैंसिल, ये क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। 36 है, इसको भी कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में, तो रूल क्या है 5/18 से गुना करना होता है। तो 18 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 5 गुना 10, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए u 5 मीटर पर सेकेंड है, v 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम यहाँ पे है, त्वरण निकालना है। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा v = u + at, उससे a = v - u/t आ जाएगा, जो हमने पीछे देखा अभी, a = v - u/t। b है 10, u है 5 और समय है 5, तो 10 - 5 5, 5/5 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो त्वरण होगा वो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में हमें s निकालना है। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास u है, आपके पास t है, आपके पास a है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है गति का समीकरण, वो यहाँ पे लग जाएगा ut + ½ at²। u 18 है, मतलब 5 है, समय भी 5 है, हाफ, त्वरण 1 है और समय तो 5 है, तो 5²। ठीक है, तो 25, 5 गुना 5 25, हाफ, ये 5² 25, 2 से काटेंगे तो ये 12.5 में कटेगा, तो 25 + 12.5, 37.5 मीटर की दूरी तय करेगा। इस न्यूमेरिकल में भी कोई कहीं दिक्कत आई मुझे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप, उसके बाद आसानी से आप पता कर पाएंगे कौन सा सूत्र यहाँ पे यूज़ होना है। एग्जाम्पल 8.7, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि कार पर जब ब्रेक लगाया जाए तो विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। उतने समय में कार कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो त्वरण है वो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। जब त्वरण गति के विपरीत दिशा में लगता है तो त्वरण हो जाता है निगेटिव, ऋणात्मक हो जाता है। अगर त्वरण गति की दिशा में है तो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और अगर विपरीत दिशा में है तो वो होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो त्वरण होगा a होगा वो होगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये गति के विपरीत दिशा में लग रही है। ठीक है, कुछ तो इस कार की कुछ प्रारंभिक वेग होगी जो कि हमें नहीं दी गई है, u हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, कहता है 2 सेकेंड बाद, समय दे रहा हूँ मैं, समय दिया हुआ है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद कार रुक जाती है। तो रुक जाने का मतलब क्या हुआ, उसका अंतिम वेग 0 हो गया, तो v = 0 है। तो कह रहा है कि कार के ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है वो निकालना है, हमें s निकालना है। ठीक है, तो पहले में उसके लिए u निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना u निकाले आप s नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास b है, a है, t है, तो जो पहला समीकरण है गति का उससे निकल जाएगा, v = u + at। v 0 में पता है, u हमें मालूम करना है, a -6 है और टाइम 2 सेकेंड है। ठीक है, ये -6 × 2 -12, इसको जब इधर भेजेंगे इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो 12 हो जाएगा, तो u = 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो उसकी प्रारंभिक वेग जो कार की थी, कार इस चाल से चल रही थी। अब u भी है, अब हमें s निकालना है। तो u है आपके पास t है और a है, तो s जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s = ut + ½ at², इससे भी निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इससे हम निकाल लेते हैं दूरी। u कितना है 12, समय कितना लगा है 2,
प्लस हाफ, त्वरण कितना है -6 और समय है 2 सेकेंड, तो 2 गुना 4, 2 गुना 2, टी स्क्वायर होगा तो 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 12 गुना 2 20, 12 इंटू 2 24, प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 2 12, दैट इज़ 12 मीटर। तो कार रुकने से पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम ब्लू क्वेश्चन में, जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 121 से पहला ब्लू क्वेश्चन, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल, तय की गई दूरी। कोई बस जो है विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 है, u बराबर 0 हो गया। 2 मिनट तक मतलब टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, तो मैंने बोला है कि जो भी आपके पास क्वांटिटी आएगी उसको आप यूनिट आएंगे उसको आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। ये मिनट में है, सेकंड में हमें चेंज करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो टाइम है 120 सेकंड। ठीक है, त्वरण जो है वो है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि पहला निकालिए प्राप्त की गई चाल, मतलब कि v क्या है, अंतिम वेग क्या है। तो हमारे पास u है, t है, a है, तो पहले गति के पहले समीकरण से हमारा प्राप्त की गई चाल निकल जाएगी, तो v बराबर u प्लस ए टी। u 0 है, a 0.1 है और टाइम जो है वो 120 सेकेंड है। ठीक है, तो 0.1 अगर इसको गुना करेंगे, ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो पहला है प्राप्त की गई चाल a जो है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा b कहिए या दूसरा जो भी है, ये तय की गई दूरी निकालना है, मतलब हमें s निकालना है। ठीक है, तो लगा देते हैं फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। u 0 है, टाइम 120 सेकेंड है, एक्सेलरेशन 0.1 है और समय है 120 गुना 120। ठीक है, ये पार्ट तो 0 हो गया, हाफ गुना इसको गुना करेंगे तो ये 12 होगा, 12 गुना 120। ठीक है, 2 से 6 बार में कट गया ये, तो ये हो जाएगा 720 मीटर। तो तय की गई दूरी होगी 720 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग है ये u बराबर है 90 किलोमीटर पर आवर। तो पहले से कन्वर्ट कर लेंगे हम मीटर पर सेकेंड में, यही रूल है हमारा। तो 5/18 से गुना कर दीजिए इसे, 18 से 5 बार में 5 गुना 5 दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। तो रेलगाड़ी की जो प्रारंभिक वेग है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। त्वरण यहाँ पे लग रहा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले, विरामावस्था आने से पहले मतलब क्या, v जो है 0 है, विरामावस्था का मतलब क्या हुआ, अंतिम वेग 0 है, कितनी दूरी तय करेगी, हमें s निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास 3 गिवन है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और v दिया हुआ है। इसमें लगेगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, या इसको पहले लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। v स्क्वायर, v क्या है 0, u स्क्वायर 25 है, 25 स्क्वायर, 2 त्वरण कितना है -0.5 और s। ठीक है, तो देखिए 25 का स्क्वायर 625, ये हो गया -625, 2 इंटू -0.5 माइनस s, ये माइनस माइनस कैंसिल, s क्या निकला 625 मीटर। तो 625 मीटर की दूरी तय करेगी रेलगाड़ी, 625 मीटर। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने की 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। आनत तल का मतलब होता है इंक्लाइन प्लेन, मतलब कि ऐसा कोई प्लेन है इस तरह से, ये इस तरह कोई प्लेन है,
इस पे कोई ट्रॉली है, मैं मान लेता हूँ कि ये एक ट्रॉली है, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से नीचे आ रही है। इसका मतलब हमें त्वरण दिया हुआ है यू ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 सेकंड, ठीक है। v हमें निकालना है। u यहाँ पे 0 होगा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे u क्यों 0 होगा, क्योंकि जब स्टार्ट क्या हुआ तो उसकी जो स्पीड, जब ट्रॉली ने शुरू किया होगा उसमें तो उसके प्रारंभिक वेग 0 होगी, तो यहाँ पे हम u 0 लेंगे और प्रारंभिक v है, अंतिम वेग निकल जाएगा। तो v बराबर u प्लस ए टी। गति के पहले समीकरण से u 0 है, एक्सेलरेशन 2 है और समय 3 है। 3 दूना 6 दैट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो ट्रिक था वो ट्रिक सिर्फ यही था कि इनिशियल प्रारंभिक वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। हमें गिवन है त्वरण हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। कह रहे कि जब गति प्रारंभ करने, ठीक है, तो इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। प्रारंभिक वेग 0 है, हमें निकालना है कितनी दूरी तय करिए, मतलब s निकालना है। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का दूसरा समीकरण, वो लगा दीजिए आप, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकल जाएगा। u 0 है, 0 इंटू 10 प्लस हाफ, x त्वरण 4 है और समय 10 है, तो 10 का स्क्वायर। ये पार्ट तो 0 हो गया, तो 2 गुना 4 गुना 100, 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया, दैट इज़ 200। तो 200 मीटर की दूरी तय करेगा वो। क्वेश्चन 5, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। देखिए ये कोई अर्थ सरफेस है, मतलब ये पृथ्वी है, ऊपर की ओर एक पत्थर फेंका जाता है 5 मीटर पर सेकंड से। बात को समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर ये जो त्वरण है, ये त्वरण नीचे की ओर जो त्वरण है ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये बताना है और उसको वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा। अब देखिए यहाँ पे u तो हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, लिख लीजिए। प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है क्योंकि इससे फेंका जा रहा है, ठीक है। त्वरण क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, माइनस होगा। क्यों, देखिए गति ऊपर की ओर है, त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, तो मैंने बोला है जब त्वरण गति के विपरीत दिशा में लगेगा तो त्वरण का साइन निगेटिव होगा, मतलब वो ऋणात्मक होगा। तो ये त्वरण यहाँ पे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जब एक हाइट तक जाएगा फिर वो वापस आएगा, मतलब वहाँ पे रुकेगा, तो प्रारंभिक अंतिम वेग 0 हो जाएगा। जब किसी चीज़ को आप ऊपर फेंकते हैं तो एक ऊंचाई तक जाता है, फिर वो नीचे आता है, तो जहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है, तो v 0 हो गया। तो हमें पहले निकालना है ऊंचाई कितनी है, ठीक है, एक तरह से मतलब हमें s निकालना है, और कितना टाइम लगा, टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो पहले टाइम निकालते हैं, समय निकालते हैं। u है, a है, v है, तो t नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। पहले गति के समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। v है 0, u है 5 मीटर पर सेकेंड, त्वरण है -10, समय निकालना है हमें। इस 5 को उधर भेज दीजिए, तो ये -5 हो जाएगा, -5 बराबर -10 t। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो t बराबर 5/10, 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड लगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कितनी दूरी तय की, मतलब हमें s निकालना है। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो लगा दीजिए आप। u 5 है, टाइम 1/2 लगा है, 1/2 ही रहने दीजिए यहाँ पे, प्लस हाफ, त्वरण -10 है, समय 0.5 मतलब 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। इसको करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 माइनस, ठीक है,
क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 5/4। ये 5/2 है, ये 5/4 है, करेंगे तो आपको 5/4 मिलेगा। इसको करने पे ये आएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 1.25 मीटर। यही हो जो पत्थर है इतनी दूरी तय करेगी, मतलब इतनी ऊंचाई तक वो पहुंचेगी, फिर वो वापस नीचे आएगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक समान वृत्तीय गति। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो चलिए शुरू करते हैं। जब वस्तु कोई सरल रेखा में मूव करता है, जैसे ये कोई सरल रेखा है और ये कोई आदमी इस पर मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं सरल रेखीय गति। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे नियत चाल से मूव करता है, उसको कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। यहाँ पे एक समान का मतलब है कि जो चाल है वो नियत है। अगर कोई वस्तु इस पर चल रही है और चाल नियत है, उसको कहते हैं एक समान वृत्तीय गति, चाल नियत है। अब कुछ और चीज़ों को समझते हैं। पहले मैंने एक पाथ लिया है जो कि आयताकार है, ठीक है, ये एक आयताकार पाथ है। यहाँ से कोई आदमी चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, डी से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से फाइनली फिर डी पे पहुंच गया। तो देखिए जब डी से स्टार्ट किया और वापस डी तक गया तो कितनी बार मुड़ा, कितनी बार उसने अपनी दिशा चेंज की। एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे। तो जब पथ आयताकार था तो उसने 4 बार अपनी दिशा बदली, ठीक है। अब ये है, इसको कहते हैं हेक्सागॉन। यहाँ पे ये इसमें 6 भुजा होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस फिर यहीं पहुँचता है, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फाइनली फिर यहाँ से यहाँ। तो जब कोई व्यक्ति इस हेक्सागोनल पाथ पे ए से स्टार्ट करता है तो कितनी बार दिशा चेंज कर रहा है, कितनी बार वो मुड़ रहा है? 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आते हैं ऑक्टागोनल, जिसमें 8 भुजा होती है। तो मान लीजिए ए बी सी डी ई है, ये एफ जी एच, ठीक है। ए से स्टार्ट किया, फाइनली ए तक आने में यहाँ पे ये 8 बार अपनी मुड़ेगा, मतलब 8 बार दिशा चेंज करेगा, ठीक है। तो चाल नियत है लेकिन दिशा चेंज हो रही है। तो ये मैंने आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से बताया, पहले 4 भुजा लिया, फिर 6 भुजा लिया, फिर 8 भुजा लिया। वृत्त के केस में क्या होता है, उसमें इनफाइनाइट भुजा होती है, मतलब कि बहुत सारी भुजाएं होती हैं, मतलब कि भुजा जो है एक बिंदु में रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि हर बिंदु उसका एक भुजा होता है। तो जब कोई वस्तु समान चाल से एक वृत्तीय पथ पे घूमेगा तो हर बिंदु पे उसकी दिशा बदलेगी, क्योंकि हर यहाँ पे तो बिंदु जो है वो भुजा हो गई है। तो जैसे यहाँ पे चला, तो इस पॉइंट पे अगर हमें दिशा निकालना होगा इस आदमी का, तो कैसे निकालेंगे? इस पे एक स्पर्श रेखा डाल दीजिए, टेंजेंट डाल दीजिए। अगर यहाँ निकालना होगा तो एक टेंजेंट डाल दीजिए, यहाँ पे निकालना होगा तो एक टेंजेंट डाल दीजिए, यहाँ पे निकालना होगा तो एक टेंजेंट डाल दीजिए, ठीक है। चाल नियत है लेकिन दिशा बदल रही है। अगर चाल नियत है, दिशा बदल रही है, इसका मतलब वेग बदल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेग जो होता है, वेग मतलब चाल प्लस दिशा, ठीक है। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल तो नियत है, चाल कांस्टेंट है, लेकिन दिशा क्या है? हर बिंदु पे बदल रही है। इसका मतलब क्या बदल रहा है? वेग बदल रहा है। जब वेग बदलेगा तो क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल जो है वो नियत होता है और जो गति होती है वो गति त्वरित होती है, क्योंकि वहाँ पे वेग का परिवर्तन होता है। अब मैं इसको आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ। एक समान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से, मतलब नियत चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो ये गति क्या है? एक समान वृत्तीय गति है। इस गति की खासियत क्या है कि इसमें चाल जो है वो नियत होता है, मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वेग है वो परिवर्तित होते रहता है। हर बिंदु पे वेग परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि हर बिंदु पे दिशा बदल रही है। और ये क्या है? एक त्वरित गति है, क्योंकि यहाँ पे अगर वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस एक समान वृत्तीय गति को त्वरित गति कहते हैं। इसका उदाहरण है
जब पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो उसका जो गति है पृथ्वी का वो एक समान वृत्तीय गति होता है। और जब मून पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो मून भी एक समान वृत्तीय गति में ही पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो इस तरह से मैंने गति के सारे कॉन्सेप्ट दे दिए, जितने सॉल्व एग्जाम्पल थे, ब्लू क्वेश्चन थे, सारे मैंने सॉल्व कर दिए। मतलब थ्योरी का पार्ट आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक चीज़ रह गया है, ग्राफीय विधि से जो गति के समीकरण है उसको प्रूफ करना, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चैप्टर फिनिश हो गया। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।